यूलालिया मेंडोंका ने अपने सामने रखे चाय के कप को देखा। उससे उठती भाप हवा में उसी तरह घुल रही थी जैसे उसके जीवन के वर्ष। 78 वर्ष की उम्र में उसके गांठदार हाथ पोर्सिलेन को ऐसी कोमलता से थामे हुए थे जैसे कोई अपने अतीत को थामे, नाजुक और बहुमूल्य। शहर के केंद्र में पुरानी इमारत की तीसरी मंजिल पर उसका अपार्टमेंट रविवार की उस दोपहर बहुत ही शांत था। अत्यधिक शांति उसके लिए हमेशा तूफान का संकेत रही थी। रसोई की मेज पर रखा बैंक स्टेटमेंट एक निर्दयी न्यायाधीश की तरह प्रतीक्षा कर रहा था। यह जानने के लिए एक नज़र काफ़ी थी कि जो वह पहले से जानती थी जब वह आधी रात को चौंक कर जागी थी, जैसे उसके शरीर ने उसकी चेतना से पहले विश्वास टूटने का एहसास कर लिया था। छपे हुए अंक निर्दयी थे। $0.00 एक पूरे जीवन की बचत, 287,000 रेस, पिछले सप्ताह में 2 बैंक ट्रांसफर में वाष्पित हो गई थी, जब उसकी बेटी हेलेना बिलों के साथ मदद करने के लिए उसके घर आई थी। यूलालिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने खुद को फिर से उस बड़े घर की रसोई में देखा जहां उसने अपने 3 बच्चों को पाला था, नाश्ता तैयार करते हुए, जबकि ऑगस्टो, उसके पति, अखबार पढ़ रहे थे। 40 साल उस महिला को अलग करते थे जो अब अकेले चाय के कप और विश्वासघात के अकाटे प्रमाण के सामने बैठी थी। ताले में चाबी घूमने की आवाज उसे वापस ले आई। हेलेना बिना दस्तक दिए अंदर आई, जैसा वह हमेशा करती थी। आखिरकार उसके पास आपातकाल के लिए चाबी की एक प्रति थी। वह प्रफुल्लित दिख रही थी। उसका नीला रेशमी ब्लाउज दागरहित, उसके सफ़ेद बाल पूरी तरह से भूरे रंग से रंगे हुए, और उसकी मुस्कान जो आंखों तक नहीं पहुंचती थी। माँ, मुझे नहीं पता था कि आप आज घर पर होंगी। मैं आपकी पसंदीदा बिस्किट लाई हूँ। शब्द मर गए जब हेलेना ने मेज पर बैंक स्टेटमेंट देखा। यूलालिया ने एक पेशी भी नहीं हिलाई थी, एक शब्द भी नहीं कहा था। वह बस अपनी 53 वर्षीय बेटी पर टकटकी लगाई थी। मेज पर यह क्या है, हेलेना? बेटी ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई। इतनी संक्षिप्त कि कोई अन्य व्यक्ति ध्यान नहीं देता। लेकिन यूलालिया उस चेहरे के हर सूक्ष्म भाव को तब से जानती थी जब उसने इसे पहली बार प्रसूति अस्पताल के नर्सरी में लाल और क्रोधित देखा था। ओह, आपके बिल। मैंने पिछले हफ्ते सब कुछ व्यवस्थित किया था, याद है? हेलेना ने थैले रसोई के काउंटर पर रख दिए, माँ की नज़र से बचते हुए। मेरा पैसा कहाँ है? सवाल हवा में भारी शीशे की तरह लटका रहा। हेलेना धीरे से मुड़ी। अब उसकी मुस्कान पूरी तरह से गायब थी। कौन सा पैसा, माँ? मेरी बचत, 287,000 रेस। वह पैसा जिसे आपके पिता और मैंने 50 साल की मेहनत के दौरान जमा किया। पेट्रोपोलिस में फार्म की बिक्री का पैसा। वह पैसा जो मेरे चिकित्सा देखभाल और मेरे बचे हुए सपनों के लिए आरक्षित था। हेलेना ने थूक निगला। उसकी आंखें छोटे लेकिन दागरहित अपार्टमेंट का सर्वेक्षण कर रही थीं, जैसे कि ऐसे निकास की तलाश कर रही हों जो मौजूद नहीं था। माँ, आप भ्रमित हैं। उस पैसे के बारे में हमने इसके बारे में बात की थी, याद है? आपने परिवार के लिए निवेश करने पर सहमति व्यक्त की थी। यूलालिया ने अपने अंदर कुछ टूटते हुए महसूस किया। यह दिल नहीं था, यह पहले से ही पिछले नुकसानों से सख्त हो चुका था। यह मासूमियत का अंतिम तंतु था जो यह मानने पर अड़ा था कि उसकी बेटी, उसकी अपनी बेटी, कभी भी उसे धोखा नहीं देगी। कौन सा निवेश, हेलेना? यूलालिया की आवाज नहीं कांप रही थी। जीवन का सम्मान के साथ सामना करने के दशकों ने उसे ऐसी ताकत दी थी जिसे वह खुद भी पूरी तरह से नहीं जानती थी। रोजेरियो का व्यवसाय, कार डीलरशिप। माँ, हमने इसके बारे में बात की थी। हेलेना की आवाज में अधीरता का स्वर आ गया था, जैसे वह किसी बच्चे को कुछ स्पष्ट समझा रही हो। रोजेरियो हेलेना का पति था, उसका तीसरा विवाह। एक आसान मुस्कान और नरम हाथों वाला आदमी जिसने कभी भी किसी उपकरण का भार या कठिन परिश्रम के दिन की कठोरता नहीं जानी थी। यूलालिया हमेशा उस पर संदेह करती थी, लेकिन उसने अपनी बेटी के चुनाव का सम्मान किया था। अब टुकड़े एक साथ जुड़ने लगे थे। हेलेना मेंडोंका वास्कोंसेलोस। यूलालिया ने अपनी बेटी का पूरा नाम उच्चारित किया जैसा वह तब करती थी जब वह बच्ची थी और कोई गंभीर शरारत करती थी। मैंने कभी भी किसी ट्रांसफर की अनुमति नहीं दी। तुमने रोजेरियो के लिए एक लक्जरी कार खरीदने के लिए मेरी बचत चुरा ली।
यह सवाल नहीं था। नग्न सच्चाई सुनकर हेलेना के चेहरे पर आश्चर्य सब कुछ पुष्टि कर रहा था। यूलालिया को उस बुरी तरह से छिपाए गए अपराध के भाव के अलावा और किसी सबूत की आवश्यकता नहीं थी। हास्यास्पद मत बनो, माँ। हेलेना ने अपनी आवाज ऊंची की। एक रणनीति जो हमेशा ऑगस्टो के साथ काम करती थी जब वह जीवित था। यह एक निवेश है। रोजेरियो फिर से बेचने के लिए आयातित लक्जरी कारें खरीदने वाला है। यह एक गारंटीड व्यवसाय है। 6 महीने में आपका पैसा 2 गुना हो जाएगा। 3 गुना। यूलालिया धीरे से उठी। उसके घुटने ऐसे दर्द के साथ विरोध कर रहे थे जो उस क्षण उस बड़े दर्द के सामने अप्रासंगिक लग रहा था जो उसकी आत्मा को चीर रहा था। मेरे घर से बाहर निकलो। क्या? मैं इस पोर्तुगीज भाषा के पाठ का हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूँ। तुमने मुझे सुना। मेरे घर से अभी बाहर निकलो। और कल सुबह तक मैं चाहती हूँ कि मेरे पैसे, आखिरी पैसे तक, मेरे खाते में वापस आ जाए। हेलेना हंसी, एक नर्वस और कृत्रिम आवाज। माँ, इतना नाटकीय मत बनो। पैसा पहले ही निवेश कर दिया गया है। और सच कहूँ तो वह उस मूर्खतापूर्ण बचत खाते में सड़ने से बेहतर जगह निवेश हो गया है, जो महंगाई से भी कम ब्याज देता है। यूलालिया दरवाजे तक गई और उसे खोल दिया। उसकी बाह फैसले की तरह फैली हुई थी। तुम्हारे पास मेरा पैसा लौटाने के लिए 24 घंटे है। अन्यथा मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ धोखाधड़ी और बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज कराऊंगी। तुम ऐसा नहीं करोगी। हेलेना की आवाज पहली बार लड़खड़ाई। मुझे आजमा कर देखो। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को लंबे समय तक देखा। हेलेना अपनी माँ की आंखों में कोई झिझक, मातृप्रेम की कोई चिंगारी ढूंढ रही थी जिसने हमेशा उसकी रक्षा की थी, यहाँ तक कि जब वह गलती करती थी उसे दृढ़ संकल्प के अलावा कुछ नहीं मिला। पैसा पहले ही इस्तेमाल हो चुका है। माँ, रोजेरियो ने व्यापार शुरू करने के लिए एक आयातित मर्सिडीज खरीदी है। यह एक निवेश था। तो तुम्हारे पास एक समस्या है, हेलेना, क्योंकि मैं कल अपना पैसा वापस चाहती हूँ। और अब बाहर निकलो। हेलेना ने अपना बैग उठाया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। तुम्हें यह करने का पछतावा होगा, माँ। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। वह बेकार पड़ा पैसा किसी काम का नहीं था। 24 घंटे, हेलेना। जब बेटी के पीछे दरवाजा बंद हुआ, यूलालिया मेज पर वापस आई और भारी भरकम बैठ गई। उसकी चाय की प्याली अब ठंडी हो गई थी, जैसे उसका दिल। सच्चाइयों का बोझ। रात चुपके से आई, छोटे से अपार्टमेंट को छायाओं में लपेटती हुई जो सामान्य से अधिक घनी लग रही थीं। यूलालिया ने रात का खाना नहीं खाया था। उसके गले में बना गांठ किसी भी भोजन के गुजरने को असंभव बना रहा था। अगुस्तो द्वारा उसके 70वें जन्मदिन पर उपहार में दी गई पढ़ने वाली कुर्सी पर बैठी, वह बगल की छोटी मेज पर रखी एक तस्वीर को देख रही थी। 5 साल पहले क्रिसमस पर इकट्ठा हुआ परिवार, अगुस्तो के जाने से पहले आखिरी क्रिसमस। फोन 3 बार बजने के बाद उसने उठाया। हेलो, माँ। उसके सबसे छोटे बेटे मतेयुस की आवाज फोन के दूसरी ओर से चिंतित सुनाई दे रही थी। हेलेना ने मुझे रोते हुए फोन किया। क्या हुआ? यूलालिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। बेशक हेलेना भाइयों को गोलबंद करने के लिए दौड़ेगी। बचपन से उसका यही पैटर्न था, एक गलती करना, कहानी को हेरफेर करना और समर्थकों की तलाश करना। तुम्हारी बहन ने रोजेरियो के लिए एक लक्जरी कार खरीदने के लिए मेरी सारी बचत चुरा ली। फोन के दूसरी ओर से सन्नाटा छा गया। माँ, हेलेना ने मुझे बताया कि आप रोजेरियो के व्यापार में निवेश करने के लिए सहमत हुई थीं, कि आप लोगों ने पिछले हफ्ते इस बारे में बात की थी। यह झूठ है, मतेयुस। यूलालिया ने तीव्र निराशा महसूस की जब उसने महसूस किया कि बेटा बहन पर विश्वास करने के लिए झुक रहा था। मैं कभी भी रोजेरियो को मर्सिडीज खरीदने के लिए 287,000 रियाल देने के लिए सहमत नहीं होती। एक और चुप्पी, इस बार और लंबी। लेकिन हेलेना ने कहा। मतेयुस, यूलालिया ने उसे रोक दिया। उसकी आवाज अब एक ऐसे अधिकार से भरी थी जिसका वह शायद ही कभी उपयोग करती थी। तुम लोग सोचते हो कि मुझे सेनाइल डिमेंशिया है। तुम्हें लगता है कि मुझ में अपना जीवन और अपने पैसे का प्रबंधन करने की क्षमता नहीं रह गई है।
नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। बस यह है कि क्या? कि यह मानना अधिक सुविधाजनक है कि बूढ़ी भ्रमित है, बजाय यह स्वीकार करने के कि तुम्हारी बहन ने अपराध किया है। मतेउस ने फोन के दूसरी ओर से सांस छोड़ी। मैं हेलेना से बात करूंगा। कोई गलतफहमी हुई होगी। कोई गलतफहमी नहीं है। उसने मेरी अनुमति के बिना मेरा सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया। मैंने उसे वापस करने के लिए 24 घंटे दिए हैं। या मैं पुलिस के पास जाऊंगी। पुलिस? मतेउस की आवाज एक ऑक्टेव ऊपर उठ गई। माँ, भगवान के लिए ऐसा मत करो। हम हेलेना की बात कर रहे हैं, आपकी बेटी। और इसीलिए यह इतना दर्द देता है। मतेउस। यूलालिया की आवाज आखिरकार टूट गई, उसके दिल में खुले जख्म को दिखाते हुए। क्योंकि वह मेरी बेटी है, मेरा खून। वह लड़की जिसे मैंने बुखार की रातों में गोद में झुलाया, जिसके लिए मैंने कपड़े सिले, जिसे मैंने पढ़ना और लिखना सिखाया, जिसे मैंने अपना घर और अपना जीवन सौंपा। जो सन्नाटा छाया, उसमें केवल दीवार घड़ी के समय बताने की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। मैं कार्ला को भी फोन करूंगा, मतेउस ने बीच की बहन का उल्लेख करते हुए कहा। हम इसे परिवार में ही सुलझाएंगे, माँ। बिना पुलिस के, बिना किसी बवाल के। तुम्हारे पास कल दोपहर तक का समय है। फोन रखने के बाद यूलालिया बैठी रही, खिड़की से रात को देखती हुई। शहर नीचे चमक रहा था, उस पुराने भवन की तीसरी मंजिल पर होने वाले छोटे से नाटक के प्रति उदासीन। इस समय कितने अन्य परिवार विश्वासघात से विखंडित हो रहे होंगे। कितने अन्य माताओं के दिल चुपचाप खून से लथपथ हो रहे होंगे, जबकि शहर की रोशनियां अपनी सुंदरता में निर्दयता से टिमटिमा रही होंगी। 1 घंटे से भी कम समय के बाद फोन फिर से बजा। यह कार्ला थी, उसकी बीच की बेटी। मतेउस के विपरीत, जिसने कूटनीतिक होने की कोशिश की थी, कार्ला सीधे मुद्दे पर आई। माँ, आप पुलिस के पास जाने के बारे में गंभीर नहीं हो सकती। कोई अभिवादन नहीं था, नहीं यह पूछा कि यूलालिया कैसा महसूस कर रही थी। केवल एक निश्चित कथन, जैसे वह एक माँ हो जो एक अवज्ञाकारी बच्चे को डांट रही हो। तुम्हें भी शुभ रात्रि, कार्ला। अब व्यंग्य का समय नहीं है, माँ। कार्ला की आवाज तीखी हो गई, जैसे हमेशा नर्वस होने पर होती थी। हेलेना बेहद परेशान है। रोजेरियो ने पहले ही कार खरीद ली है, पैसा इस्तेमाल हो चुका है। वे अभी वापस नहीं कर सकते, तो उन्हें कार बेचनी होगी। यह इतना आसान नहीं है। कार्ला अब लगभग चिल्ला रही थी। कार डीलरशिप के नाम पर पंजीकृत है। कर, शुल्क, दस्तावेज है। मुझे परवाह नहीं कि वे इसे कैसे सुलझाएंगे, कार्ला। मैं अपना पैसा वापस चाहती हूँ। माँ, कृपया समझदार बनिए। हेलेना ने आपकी भलाई के बारे में सोचकर ऐसा किया। वह पैसा बैंक में पड़ा मूल्य खो रहा था। मेरा पैसा, मेरा फैसला, यूलालिया ने सूखे स्वर में काटा। अगर मुझे निवेश करना होता, तो मैं एक बैंक मैनेजर के पास जाती, रोजेरियो के पास नहीं। एक पल का विराम हुआ, जैसे कार्ला उस जानकारी को संसाधित कर रही हो। देखिए, उसकी आवाज नरम हो गई, लगभग संरक्षक स्वर अपनाते हुए। मैं जानती हूं कि आप नाराज हैं। लेकिन हेलेना ने बुराई से ऐसा नहीं किया। उसने सोचा कि वह मदद कर रही है। किसकी मदद, कार्ला? अपनी और अपने प्लेबॉय पति की। रोजेरियो के बारे में ऐसा मत बोलिए, माँ। वह एक गंभीर व्यवसायी है। यूलालिया के मुंह से एक कड़वी हंसी निकली। एक गंभीर व्यवसायी जिसे लक्जरी कार खरीदने के लिए अपनी बूढ़ी सास की बचत चुराने की जरूरत है। किसी ने कुछ नहीं चुराया है। कार्ला ने फिर से आवाज बढ़ा दी। हेलेना ने कहा कि आप दोनों ने इस बारे में बात की थी। वह झूठ बोल रही है। एक और तनावपूर्ण चुप्पी। माँ, आइए ऐसा करते हैं। कल सुबह मैं और मतेउस हेलेना और रोजेरियो के साथ आपके घर आएंगे और हम सब मिलकर बात करेंगे, वयस्कों की तरह, बिना पुलिस की धमकी के। यूलालिया ने एक पल के लिए सोचा, शायद ऐसा ही बेहतर हो। उन सभी की आंखों में देखना, यह स्पष्ट करना कि वह भ्रमित नहीं थी, कि उसे पूरी तरह से पता था कि क्या हुआ था और वह क्या मांग रही थी। ठीक है, कल सुबह 10 बजे। लेकिन मेरी स्थिति नहीं बदलेगी,
कार्ला, कोई आपसे अपनी स्थिति बदलने के लिए नहीं कह रहा है, माँ। बस उनका पक्ष भी सुनने के लिए। फोन रखने के बाद यूलालिया कमरे तक घसीटती हुई गई। उस दिन लड़ाई जारी रखने के लिए बहुत थक गई थी। वह बिस्तर के किनारे पर बैठ गई और नाइट स्टैंड पर अगुस्तो की तस्वीर को देखा। अगुस्तो, उसने पति के लिए फुसफुसाया जिसने 5 साल पहले उसे इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया था। ऐसे समय में तुम्हारी कितनी कमी महसूस होती है। तुम हमेशा बच्चों से मुझसे बेहतर निपटना जानते थे। कमरे के सन्नाटे में उसे लगभग उनका जवाब सुनाई दिया। मूर्ख मत बनो, लाला। तुम हमेशा से इस परिवार का किला रही हो और तुम अच्छी तरह जानती हो कि क्या करना है। वह जानती थी, लेकिन इससे निर्णय कम दर्दनाक नहीं होता था। यहाँ आपके दिए गए पाठ का हिंदी अनुवाद है। 3. पारिवारिक न्यायालय। जैसे जैसे घड़ी सुबह 10 बजे के करीब पहुंचती, यूलालिया को हर मिनट शीशे की तरह भारी लगता। उसने बुरी तरह से नींद ली थी, अपने सपनों में परेशान, जिनमें वह एक अंधेरी भूल भुलैया में दौड़ रही थी, जिसमें उसका पीछा छायाओं द्वारा किया जा रहा था जिनके चेहरे उसके बच्चों के थे। वह सुबह होने से पहले ही जाग गई थी, थकी हुई और पहले से भी अधिक दृढ़। उसने मजबूत कॉफी बनाई, कमरे को व्यवस्थित किया, मध्य मेज पर 5 कप रखे। वह हमेशा मेहमानों का अच्छी तरह से स्वागत करती थी, भले ही वे किसी टकराव के लिए आए हों। यह सिद्धांतों का मामला था। ठीक 10 बजे डोरबेल बजी। यूलालिया ने गहरी सांस ली और दरवाजे तक चली गई। दूसरी तरफ उसके 3 बच्चे और रोजेरियो थे। हेलेना की आंखें लाल और सूजी हुई थीं। स्पष्ट रूप से वह रात भर रोई थी। मातेउस बेचैन लग रहा था, हाथ अपनी जैकेट की जेबों में डाले हुए, सीधे अपनी माँ की ओर देखने से बचते हुए। कार्ला एक दृढ़, लगभग लड़ाकू अभिव्यक्ति बनाए हुए थी। और रोजेरियो हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा था, वह मुस्कान जो कभी आंखों तक नहीं पहुंचती थी। सुप्रभात। यूलालिया ने दरवाजा और खोला, उन्हें अंदर आने की अनुमति देते हुए। कृपया बैठें। समूह छोटे से कमरे में बैठ गया। हेलेना और रोजेरियो सोफे पर, कार्ला पार्श्व कुर्सी पर, और मातेउस खड़े रहने का विकल्प चुना, दीवार के सहारे, जैसे किसी भी समय हस्तक्षेप करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यूलालिया ने सावधानीपूर्वक कॉफी परोसी, एक बार में 1 कप। कमरे में चुप्पी केवल चीनी मिट्टी के बर्तनों की खनखनाहट और दीवार घड़ी के लगातार टिक टिक से टूटी। तो यूलालिया ने आखिरकार बोला, अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठते हुए, तुम लोग बात करना चाहते थे। कार्ला ने खंखारा और हेलेना की ओर देखा, जैसे उसे शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हो। हेलेना ने रोजेरियो का हाथ पकड़ लिया, जिसने समर्थन में उसका हाथ दबाया। माँ, हेलेना ने शुरू किया, उसकी आवाज भारी थी, मुझे पता है कि आप नाराज हैं, और आपको पूरा अधिकार है। मुझे निवेश के बारे में अधिक स्पष्ट होना चाहिए था। कोई निवेश नहीं था, हेलेना। यूलालिया ने उसे बाधित किया, उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। यह चोरी थी। दोना यूलालिया। रोजेरियो ने हस्तक्षेप किया, उसका स्वर मृदु और प्रेरक था। मैं आपकी चिंता समझता हूँ। संचार आदर्श नहीं था, मैं सहमत हूँ। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके पैसे का हर सेंट अच्छी तरह से निवेश किया गया है, और मुनाफे के साथ आपके पास वापस आएगा। यूलालिया ने उस आदमी को देखा जिसे उसकी बेटी ने अपना साथी चुना था, उसके अच्छी तरह से संभाले गए चेहरे, महंगी कलाई घड़ी, और परिपूर्ण रूप से मैनीक्योर किए गए नाखूनों को देखते हुए। कब? क्षमा करें, रोजेरियो पलके झपकाता हुआ, भ्रमित हुआ। ठीक कब मेरा पैसा वापस आएगा, इन वादा किए गए मुनाफों के साथ। खैर, इन निवेशों को परिपक्व होने में समय लगता है। हम अधिकतम 6 महीने, 1 साल की बात कर रहे हैं। और तब तक मैं किस पर जीवित रहूंगी? यूलालिया ने पूछा। उसकी आंखें कभी भी रोजेरियो की आंखों को नहीं छोड़ती थीं। मेरी पेंशन मुश्किल से मेरी दवाइयों और बुनियादी खर्चों को कवर करती है। माँ, हम आपकी मदद करेंगे। बेशक, हेलेना ने बाधित किया, समर्थन के लिए अपने भाई बहनों की ओर देखते हुए। हम सभी। क्यों नहीं? मातेउस। कार्ला। मातेउस ने नजर हटा ली। कार्ला ने घबराहट से सिर हिलाया।
तो अब मैं इस तक सीमित हो गई हूँ। अपने बच्चों से भीख मांगने वाली एक भिखारी। यूलालिया ने अपने अंदर बढ़ते आक्रोश को महसूस किया। इतने सालों तक किसी पर निर्भर न रहने के लिए काम करने के बाद। माँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मातेउस ने आखिरकार बोला। उसकी आवाज धीमी थी। यह बिल्कुल वैसा ही है मातेउस, यूलालिया ने उसे काट दिया। तुम लोग सोचते हो कि तुम एक बूढ़ी मूर्ख महिला से निपट रहे हो जो नहीं समझती कि क्या हो रहा है। तुम लोग सोचते हो कि तुम मेरे लिए निर्णय ले सकते हो कि मेरे पैसे के लिए, मेरे जीवन के लिए क्या बेहतर है। दोना यूलालिया, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं सोचता, रोजेरियो ने शांत करने की कोशिश की। इसके विपरीत, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। इसीलिए हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपके संसाधन अच्छी तरह से निवेश किए गए हों, रिटर्न उत्पन्न कर रहे हों। रोजेरियो, यूलालिया ने सीधे अपने दामाद को देखा। ठीक किस प्रकार के व्यवसाय में मेरा पैसा निवेश किया गया था? कमरे में एक संक्षिप्त मौन छा गया इससे पहले कि वह जवाब दे। जैसा कि हेलेना ने जरूर उल्लेख किया होगा, हम मेरी डीलरशिप का विस्तार लक्जरी आयातित वाहनों के खंड में कर रहे हैं। पहला कदम उच्च मानक के ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक प्रीमियम मॉडल खरीदना था। एक मर्सिडीज। बिल्कुल, रोजेरियो मुस्कुराया, जैसे वह राहत महसूस कर रहा हो कि वह समझ गई। एक मर्सिडीज बेंज एस 560 सेडान, नवीनतम मॉडल। एक ऑटोमोटिव गहना जो पहले से ही बहुत रुचि पैदा कर रहा है। और यह कार आपके नाम पर है। रोजेरियो की मुस्कान थोड़ी कमजोर हो गई। यह कंपनी के नाम पर है, निश्चित रूप से, कर संबंधी कारणों से। और क्या मेरे पास कोई दस्तावेज है जो इस निवेश में मेरी भागीदारी को प्रमाणित करता है? एक और मौन, इस बार अधिक भारी। खैर, हमने अभी तक कागजात औपचारिक नहीं किए हैं, लेकिन और क्या आपके पास एक व्यापार योजना है? बिक्री के अनुमान, बाजार विश्लेषण, यूलालिया ने निर्दयता से जारी रखा। माँ, हेलेना ने बाधित किया, उसकी आवाज कांप रही थी। रोजेरियो इस बाजार को समझता है। वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। इतना समझता है कि उसने पहले ही 2 डीलरशिप्स को दिवालिया कर दिया है। ऐना, यूलालिया ने जानकारी को कमरे में बम की तरह फेंका। सभी जम गए लगे। हेलेना ने अपनी माँ को भयभीत होकर देखा, फिर अपने पति को। आपको कैसे? हेलेना ने शुरू किया, लेकिन सवाल पूरा नहीं कर पाई। मैं बूढ़ी हो सकती हूँ, हेलेना, लेकिन मूर्ख नहीं हूँ। जब तुम इस आदमी के साथ आई, मैंने अपनी जांच की। मुझे पता है कि रोजेरियो की 2 डीलरशिप्स थीं जो कर्ज के साथ बंद हो गईं। मुझे पता है कि उसने बिना फंड के चेक के लिए मुकदमों का सामना किया है। और मुझे पता है कि तथाकथित आयातित वाहनों का व्यवसाय समाज को प्रभावित करने के लिए एक कल्पना से अधिक कुछ नहीं है, जबकि वह दूसरों के पैसे पर जी रहा है। रोजेरियो खड़ा हो गया। उसका चेहरा अचानक क्रोध से लाल हो गया। आपको मुझे इस तरह बदनाम करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं एक सम्मानित व्यापारी हूँ। बैठिए, रोजेरियो, यूलालिया की आवाज इस्पात की तरह गूंजी। आप मेरे घर में हैं। सभी की आश्चर्य के लिए, स्वयं रोजेरियो सहित, उसने आज्ञा का पालन किया, फिर से सोफे पर गिर गया। यूलालिया ने जारी रखने से पहले अपने प्रत्येक बच्चे को देखा। मैं बताऊंगी कि अब क्या होगा। या तो आप लोग इस सप्ताह के अंत तक मेरा पैसा वापस करते हैं, या मैं पुलिस और लोक अभियोजक के पास जाऊंगी और न केवल चोरी की, बल्कि वृद्ध व्यक्ति के खिलाफ दुर्व्यवहार की भी शिकायत करूंगी। और हाँ, हेलेना, यह वृद्ध अधिनियम के तहत एक अपराध है। माँ, कृपया। हेलेना जोर जोर से रोने लगी। और वहां रुके नहीं, यूलालिया जारी रखी। उसकी आवाज अब चट्टान की तरह मजबूत थी। मैं अनधिकृत स्थानांतरण की शिकायत करने के लिए सेंट्रल बैंक से भी संपर्क करूंगी, उपभोक्ता संरक्षण, और यदि आवश्यक हुआ तो मैं एक वकील नियुक्त करूंगी और एक सिविल मुकदमा दायर करूंगी। आप अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करेंगी। रोजेरियो ने चुनौती देने का साहस पाया। यूलालिया मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें खुशी का कोई निशान नहीं था। मुझे आजमा कर देखो। मातेउस, जो अब तक चुपचाप सब कुछ देख रहा था,
आखिरकार आगे आया और अपनी माँ के बगल में बैठ गया। माँ, कोई भी इस बिंदु तक पहुँचना नहीं चाहता। उसकी आवाज़ मेलमिलाप करने वाली थी। हम इसे हल करेंगे। कैसे, मातेउस? यूलालिया ने उसे घूरा। पैसा एक लक्जरी कार पर खर्च किया गया है, जो तुम्हारे बहनोई की कंपनी के नाम पर है। एक कार जिसका शायद पहले से ही उसके द्वारा शहर में दिखावा करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। हम कार बेच सकते हैं, मातेउस ने सुझाव दिया, रोजेरियो को देखते हुए। क्यों नहीं, रोजेरियो? इसे इस तरह से हल करने के लिए कि सभी ठीक रहें। रोजेरियो फंसा हुआ लग रहा था। यह इतना सरल नहीं है। कर, स्थानांतरण शुल्क है, और कार खरीदने के बाद से पहले ही मूल्य में कमी आ चुकी है। मुझे परवाह नहीं है कि आपको कार बेचनी है, एक गुर्दा बेचना है या बैंक लूटना है। यूलालिया ने गन्ना की ठंडक के साथ कहा। मैं अपना पैसा वापस चाहती हूँ। हेलेना अचानक उठी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। तुमने कभी मुझसे सच्चा प्यार नहीं किया, ऐ ना, माँ? हमेशा मातेउस और कार्ला को प्राथमिकता दी, हमेशा मेरे साथ अलग व्यवहार किया। यह आरोप यूलालिया पर थप्पड़ की तरह लगा। एक पल के लिए वह बिना शब्दों के रह गई, उस आरोप की अन्यायपूर्णता से विचलित। हेलेना, उसने शुरू किया, लेकिन बेटी पहले से ही क्रोध के पूर्ण दौरे में थी। मैं हमेशा सबसे अधिक आलोचना की गई, सबसे अधिक आलोचना की गई थी। कुछ भी जो मैंने किया था वह तुम्हारे लिए पर्याप्त अच्छा नहीं था। और अब, जब मेरे पास आखिरकार रोजेरियो के साथ कुछ बनाने का मौका है, तुम एक ऐसे पैसे के कारण सब कुछ बर्बाद करना चाहती हो जो बैंक में सड़ रहा था। हेलेना, बस करो, कार्ला की आवाज़ हवा में काटी। ऐसा मत करो। अपनी गलती को माँ का दोष मत बनाओ। हेलेना अपनी बहन की ओर मुड़ी, अविश्वास से। तुम उसके पक्ष में हो। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, कार्ला ने जवाब दिया। मैं सच्चाई के पक्ष में हूँ। और सच्चाई यह है कि तुमने बिना अनुमति के माँ का पैसा लिया। बस। कमरे में एक मृत्यु जैसी चुप्पी छा गई। यूलालिया ने अपनी मध्य बेटी को आश्चर्य और कृतज्ञता से देखा। कार्ला हमेशा सबसे कठिन, सबसे विद्रोही रही थी, वह जिसके साथ उसने जीवन भर सबसे अधिक बहस की थी। और अब वह थी जो सच्चाई के बचाव में खड़ी हुई थी। मातेउस ने खांसकर चुप्पी तोड़ी। हेलेना, रोजेरियो, मुझे लगता है कि आप लोगों को यह चर्चा करने की जरूरत है कि आप इसे कैसे हल करेंगे। माँ अपने अधिकार में है, और हम ऐसे पैसे कैसे लौटाएंगे जो हमारे पास नहीं है। हेलेना निराशा में फूट पड़ी। कार पहले ही खरीदी जा चुकी है। तो कार बेचो, कार्ला ने जवाब दिया, हमेशा की तरह व्यावहारिक। लेकिन रोजेरियो ने विरोध करना शुरू किया। लेकिन कुछ नहीं, रोजेरियो, मातेउस ने उसे रोक दिया। आप लोगों के पास शुक्रवार तक समय है इसे हल करने के लिए, या मैं खुद माँ के साथ थाने जाऊंगा। यूलालिया ने अपने बच्चों को गर्व और दुख के मिश्रण के साथ देखा। वह नहीं चाहती थी कि चीजें इस बिंदु तक पहुँचें। वह अपने परिवार को विभाजित देखना नहीं चाहती थी, हेलेना को रोते हुए, सभी को बेहस करते हुए। लेकिन वह बस लुटेरी को स्वीकार भी नहीं कर सकती थी, भले ही वह उसकी अपनी बेटी द्वारा की गई हो। मैं सुझाव देती हूँ कि आप लोग अब जाएं, उसने आखिरकार कहा, अपने कंधों पर थकान का बोझ महसूस करते हुए। मेरा बुनाई समूह 2 बजे है, और मुझे इससे पहले थोड़ा आराम करने की जरूरत है। एक एक करके वे सभी उठे। कार्ला ने जाने से पहले जल्दी से अपनी माँ को गले लगाया। मातेउस ने उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया, उसकी आंखों से एक मूक माफी का अनुरोध संप्रेषित करते हुए। हेलेना बिना पीछे मुड़े चली गई, रोजेरियो को अपने साथ खींचते हुए। जब दरवाजा बंद हुआ, यूलालिया ने खुद को कुर्सी पर गिरने की अनुमति दी। कोई बुनाई समूह नहीं था, केवल अपने आंसुओं के साथ अकेले रहने की तत्काल आवश्यकता थी। मैं इस पाठ को हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ। 4. फसल। संकट के क्षणों की विशिष्ट धीमी गति के साथ आने वाले दिन बीतते गए। यूलालिया ने अपनी बाहरी दिनचर्या जारी रखी। वह सुबह बेकरी जाती, बगल के अपार्टमेंट में डोना जुरेमा के साथ कुछ शब्द बोलती,
अपने पौधों को सावधानी से पानी देती। लेकिन अंदर से कुछ मौलिक टूट गया था। उसने हमेशा विश्वास किया था कि अंत में परिवार ही इस अनिश्चित दुनिया में एकमात्र सुरक्षित बंदरगाह है, कि रक्त के बंधन सभी स्वाभाविक संघर्षों और मतभेदों के बावजूद अक्षुण्ण रहेंगे। अब वह उस निश्चितता पर सवाल उठाने के लिए मजबूर थी जिसने उसके पूरे अस्तित्व को सहारा दिया था। गुरुवार को पारिवारिक बैठक के 3 दिन बाद, जब वह अपने लिए एक साधारण दोपहर का भोजन तैयार कर रही थी, तभी फोन बजा। यह कार्ला थी। माँ, मुझे आपसे बात करनी है। क्या मैं काम के बाद आपके पास आ सकती हूँ? बेटी की आवाज में एक तात्कालिकता थी जिसने यूलालिया को चिंतित कर दिया। क्या कुछ हुआ है? मैं व्यक्तिगत रूप से बात करना पसंद करूंगी। मैं लगभग 6 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगी। ठीक है। यूलालिया ने सहमति व्यक्त की और बाकी दिन एक तनावपूर्ण प्रतीक्षा की स्थिति में बिताया। 6:15 पर कार्ला आई, दस्तावेजों का एक फोल्डर और एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ। बैठो, बेटी। कॉफी लोगी? नहीं, धन्यवाद, माँ। कार्ला ने फोल्डर को सेंटर टेबल पर रखा और सोफे पर बैठ गई। हमें बात करनी है। यूलालिया बेटी के सामने कुर्सी पर बैठ गई, खुद को एक और टकराव के लिए तैयार करते हुए। मैंने रोजेरियो के बारे में कुछ बातें जानी हैं जो आपको जानना चाहिए, कार्ला ने शुरू किया, फोल्डर खोलकर कुछ कागज निकालते हुए। यहाँ हमारी बातचीत के बाद मैं बेचैन थी। उसके व्यवहार में कुछ सही नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने अपने एक दोस्त से, जो एक निजी जांच करता है, एक त्वरित खोज करने के लिए कहा। यूलालिया ने अपनी रीढ़ से एक सिहरन महसूस की। और उसने क्या पता लगाया? कार्ला ने माँ के लिए कुछ दस्तावेज आगे बढ़ाए। रोजेरियो ने सिर्फ 2 कार डीलरशिप नहीं बल्कि 4 को दिवालिया कर दिया, जैसा कि आप पहले से जानती थीं। 3 अलग-अलग राज्यों में। और एक पैटर्न है, वह हमेशा बड़ी उम्र के संसाधनों वाले लोगों के साथ जुड़ता है, विशेष रूप से महिलाओं के साथ। यूलालिया ने दस्तावेजों को पन्ना पलटा, कंपनियों के रिकॉर्ड, अखबार की रिपोर्ट, न्यायिक प्रक्रियाएं देखते हुए। उसने आपके पैसे से जो कार खरीदी है, वह डीलरशिप के नाम पर नहीं है, कार्ला ने जारी रखा। यह उसकी माँ के नाम पर है। यूलालिया ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे से जमीन गायब हो गई। एक बात यह कल्पना करना था कि हेलेना लापरवाह रही थी, और एक पूरी तरह से अलग बात यह पता लगाना था कि वह एक पेशेवर धोखेबाज का शिकार हुई थी। उसकी माँ? उसने अविश्वास से दोहराया। हाँ, 82 वर्ष की एक महिला जो बेलो होरिजोंटे में एक लक्जरी वृद्धाश्रम में रहती है, पूरी तरह से अपने बेटे पर निर्भर है। कार्ला ने फोल्डर से एक और दस्तावेज निकाला। और यह सब नहीं है। 2 अन्य महिलाएं उस पर धोखाधड़ी का मुकदमा कर रही है। पिछले विवाहों की पूर्व सासें। पिछले विवाह? यूलालिया को चक्कर आया। उसके कितने विवाह हुए हैं? जितना हम पता लगा सके, हेलेना उसकी चौथी पत्नी है। सभी पिछली पत्नियां या तो अच्छी आर्थिक स्थिति वाली महिलाएं थीं या फिर आरामदायक स्थिति में बुजुर्ग माता-पिता वाली। पहेली का अंतिम टुकड़ा यूलालिया के दिमाग में धमाके के साथ फिट हो गया। हेलेना सिर्फ सहभागी नहीं थी, वह भी शिकार थी। एक शिकार जो प्यार, अहंकार या अंधेपन के कारण एक शिकारी का उपकरण बन गई थी। क्या तुमने इस बारे में अपनी बहन से बात की है? कार्ला ने नकारात्मक रूप से सिर हिलाया। मैंने कोशिश की, लेकिन वह मेरे कॉल का जवाब नहीं देती। मातेउस ने भी कोशिश की, बिना सफलता के। ऐसा लगता है कि दोनों ने खुद को पूरी तरह से बंद कर लिया है। यूलालिया धीरे से उठी। उसके दर्द से भरे जोड़ों ने अचानक हलचल पर विरोध किया। वह खिड़की तक चली गई और शहर पर अंधेरा होने लगे आसमान को देखा। कल मेरे पैसे लौटाने की अंतिम समय सीमा है, उसने बुदबुदाया, अपनी बेटी से ज्यादा खुद से। लेकिन अब मैं देखती हूं कि ऐसा नहीं होगा। माँ, जो हमने पता लगाया है, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि आपके पास पुलिस के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कार्ला की आवाज दुखी थी। हम हेलेना की गलती या एक गलत निवेश से नहीं निपट रहे हैं। हम एक सुनियोजित धोखे का सामना कर रहे हैं।
और जब आपकी बहन को पता चलेगा कि मैंने उसके पति को पुलिस में रिपोर्ट किया है, तो वह कैसे प्रतिक्रिया देगी? कार्ला पास आई और धीरे से माँ के कंधे को छुआ। उसे किसी न किसी समय सच्चाई का सामना करना होगा। जितनी जल्दी, उतना कम नुकसान होगा। यूलालिया जानती थी कि उसकी बेटी सही थी, लेकिन इससे फैसला कम दर्दनाक नहीं हुआ। मैं सोचूंगी कि क्या करना है। इसकी जांच करने के लिए धन्यवाद, कार्ला। मुझे लगा कि आपको कोई भी फैसला लेने से पहले पूरी सच्चाई जानने की जरूरत है। कार्ला के जाने के बाद यूलालिया देर रात तक जागती रही। रोजेरियो के साथ हर मुलाकात, हर बातचीत, हर संकेत को मानसिक रूप से दोहराती रही जिन्हें उसे देखना चाहिए था। वह कैसे इतनी अंधी रही? कैसे उसने नहीं देखा कि वह आदमी एक शिकारी था जिसे केवल परिवार के पैसे में रुचि थी? उस रात नींद आसानी से नहीं आई, और जब आखिरकार वह सो गई, तो अगस्तों के बारे में सपना देखने के लिए। सपने में वे पेट्रोपोलिस में पुराने फार्म हाउस में थे। बरामदे में बैठे हुए तीनों बच्चों को बगीचे में खेलते हुए देख रहे थे जो अभी भी बच्चे थे। तुम्हें उनकी रक्षा करनी होगी, लाला, अगस्तों ने सपने में कहा, यहाँ तक कि उनसे भी खुद से। टकराव। अगले सुबह यूलालिया एक दृढ़ संकल्प के साथ जागी। पूरी रात सोचने के बाद उसने अपना फैसला ले लिया था। वह पुलिस के पास जाएगी, न केवल अपने लिए बल्कि हेलेना के लिए भी। उसकी बेटी को उस स्थिति से बचाए जाने की जरूरत थी, भले ही वह अस्थायी रूप से इसे पहचान न सके। उसने सावधानी से कपड़े पहने, जैसा कि वह हमेशा महत्वपूर्ण अवसरों के लिए करती थी। ग्रे स्कर्ट, अच्छी तरह से इस्त्री की हुई सफ़ेद ब्लाउज, मोतियों का हार जो अगस्तों ने उन्हें शादी की 40वीं वर्षगांठ पर दिया था। सफ़ेद बाल परफेक्टली एक निचले बन में बंधे थे। वह शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रस्तुत होना चाहती थी। जब वह जाने ही वाली थी, तभी फोन बजा। यह मातेउस था। माँ, अभी पुलिस के पास मत जाओ। मैं हेलेना से बात कर पाया हूँ। वह पहले आपसे बात करना चाहती है। यूलालिया ने अपने सीने में उम्मीद की एक चिंगारी जलते हुए महसूस की। क्या वह पैसे लौटा देगी? मुझे नहीं पता, माँ। वह बहुत घबराई हुई थी, बहुत रो रही थी। उसने कहा कि उसे आपसे अकेले में बात करनी है, रोजेरियो के बिना। और वह कहाँ है? उसके अनुसार व्यापार के लिए यात्रा पर गया है। कल रात साओ पाउलो गया था। यूलालिया ने स्थिति पर विचार किया। शायद हेलेना ने आखिरकार अपने पति के बारे में सच्चाई समझ ली थी। शायद यह न केवल अपनी बचत बल्कि अपनी बेटी को भी बचाने का अवसर था। ठीक है, उससे कहो कि वह दोपहर 2 बजे यहाँ आए। मैं उसके साथ आऊँगा, माँ। मैं नहीं चाहता कि अगर बातचीत मुश्किल हो जाए तो आप दोनों अकेले रहें। जैसा तुम चाहो, बेटा। यूलालिया ने अगले कुछ घंटे एक ऐसी चिंता की स्थिति में बिताए जो उसने तब से महसूस नहीं की थी जब वह किशोरावस्था में अपने बच्चों के पार्टियों से वापस आने का इंतजार करती थी। ठीक 2 बजे डोरबेल बजी। दरवाजे के दूसरी तरफ हेलेना और मातेउस थे। उसकी बेटी लगभग अपचानीय थी। इतना रोने से सूजा हुआ चेहरा, गहरे काले घेरे, बिखरे हुए बाल। माँ। जैसे ही दरवाजा खुला, हेलेना ने हिचकी ली और एक निराश गले लगाने में यूलालिया की बाहों में गिर गई। यूलालिया आश्चर्य से अपनी बेटी को अपनी बाहों में लपेट लिया, उसके शरीर को अनियंत्रित हिचकियों से कांपते हुए महसूस कर रही थी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय पीछे चला गया हो। हेलेना फिर से वह 7 साल की लड़की थी जो साइकिल से गिरने के बाद उसकी गोद में दौड़ती थी। अंदर आओ, उसने फुसफुसाया, मातेउस के साथ चिंतित नज़र का आदान प्रदान करते हुए बेटी को अपार्टमेंट के अंदर ले जाते हुए। लिविंग रूम के सोफे पर हेलेना लंबे समय तक रोती रही, सुसंगत शब्द बोलने में असमर्थ। यूलालिया ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया, उसे रूमाल और पानी का एक गिलास देते हुए। मातेउस तनावग्रस्त खड़ा रहा, जैसे किसी भी समय हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हो। जब हिचकियां आखिरकार कम हुईं, हेलेना ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, लाल आंखें मां पर टिकी हुईं। वह मुझे छोड़कर चला गया। घोषणा हवा में सीसे की तरह भारी लटक गई। रोजेरियो। हेलेना ने सिर हिलाया, निचला होंठ कांप रहा था। उसने
उसने मेरे सभी गहने, संयुक्त खाते में बचे पैसे ले लिए और गायब हो गया। उसने सिर्फ एक नोट छोड़ा कि उसे साओ पाउलो में जरूरी कारोबारी काम निपटाने हैं और वह 1 हफ्ते में लौट आएगा। लेकिन उसने कठिनाई से निगला, उसकी अलमारियां खाली है। वह सभी दस्तावेज, पासपोर्ट, सब कुछ ले गया। यूलालिया ने मातेउस के साथ एक अर्थपूर्ण नज़र का आदान प्रदान किया। कार्ला ने रोजेरियो के बारे में कुछ बातें पता लगाई है। उसने शांति से कहा, यह तय करते हुए कि सच्चाई का समय आ गया था। ऐसी बातें जो पुष्टि करती है कि वह नहीं है जो होने का दावा करता है। कोमलता से, लेकिन तथ्यों को छुपाए बिना, यूलालिया और मातेउस ने हेलेना को वह सब समझाया जो कार्ला ने पता लगाया था। पिछले विवाह, लूटी गई सांसें, व्यवहार का पैटर्न, बूढ़ी माँ के नाम पर पंजीकृत कार। हेलेना ने सब कुछ एक स्तब्ध चुप्पी में सुना, कभी कभी इनकार में सिर हिलाते हुए, लेकिन बिना बीच में टोके। जब वे खत्म हुए तो वह 10 साल बूढ़ी हो गई लग रही थी। मैं इतनी बेवकूफ कैसे थी? उसने आखिरकार बुदबुदाया, आवाज भावुक। मैंने कैसे नहीं समझा? हेलेना, यूलालिया ने अपनी बेटी के हाथों को अपने हाथों में लिया। वह एक पेशेवर है। वह पेशे से लोगों को धोखा देता है। अपने आप को दोष मत दो। लेकिन मैंने आपको लूटा। माँ, आंसू फिर से गिरने लगे। मैंने आपकी अनुमति के बिना आपका पैसा ट्रांसफर कर दिया क्योंकि उसने मुझे समझाया कि यही सबसे अच्छा है। उसने कहा कि आप मुद्रास्फीति के साथ पैसे खो रहे हैं, कि यह एक गारंटीड निवेश है, कि कुछ ही महीनों में हम उदार ब्याज के साथ वापस कर सकेंगे। और तुमने उस पर विश्वास किया। यूलालिया ने पूरा किया। आवाज में कोई आरोप नहीं था। मैं विश्वास करना चाहती थी। हेलेना ने अपना सिर झुका लिया। मैं आपको और मेरे भाई बहनों को यह साबित करना चाहती थी कि आखिरकार मुझे एक सच्चा आदमी मिला है, कोई सफल व्यक्ति, कोई जो मुझे खुश करेगा। जो चुप्पी आई उसे मातेउस ने तोड़ा। हेलेना, हमें अभी पुलिस के पास जाना होगा, इससे पहले कि वह देश छोड़ दे या पूरी तरह से गायब हो जाए। मैं जानती हूँ, उसने हार मानते हुए जवाब दिया, लेकिन मुझे इतना डर लग रहा है और इतनी शर्मा रही है। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, यूलालिया ने घोषणा की, अपनी बेटी के हाथों को दबाते हुए। हम तीनों एक साथ, एक परिवार की तरह। हेलेना ने आश्चर्य से अपनी माँ को देखा। इतना सब कुछ करने के बाद भी, आपसे चोरी करने के बाद भी, आप अभी भी मुझे परिवार मानती है? यूलालिया की आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपनी संयम बनाए रखा। हेलेना, तुम मेरी बेटी हो। इसे कुछ भी नहीं बदल सकता। तुमने एक भयंकर गलती की है, यह सच है, और हमें परिणामों का सामना करना होगा। लेकिन तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति ने धोखा दिया जो इसे पेशे के रूप में करता है। और अब हमें जल्दी से कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि हम जो खो गया है उसका कम से कम कुछ हिस्सा वापस पा सकें। अगले 3 घंटे एक भंवर की तरह थे। पुलिस स्टेशन, बयान, दस्तावेजों की प्रतियां, भरने के लिए फॉर्म। यूलालिया हेलेना को एक धैर्यवान पुलिस अधिकारी के सामने अपनी कहानी बताते हुए देख रही थी, जो बिना किसी झिझक के अपनी भोलेपन और शर्म को प्रकट कर रही थी। उसे मिश्रित भावनाएं महसूस हो रही थीं, बेटी के दुख पर दुहक और उसे सत्य का साहस के साथ सामना करते देखकर गर्व। दिन के अंत में, थके हुए लेकिन एकजुट, तीनों यूलालिया के अपार्टमेंट लौटे। मातेउस ने प्रक्रिया के दौरान कार्ला को फोन किया था और वह एक सरल भोजन तैयार करके उनका इंतजार कर रही थी। मुझे लगा आप लोग भूखे होंगे, उसने 4 लोगों के लिए लगी मेज की ओर इशारा करते हुए कहा। जब वे चुपचाप खा रहे थे, यूलालिया अपने तीनों बच्चों को देख रही थी। कार्ला, हमेशा व्यावहारिक और सीधी, अब लगभग मातृत्व जैसी देखभाल के साथ सभी के लिए सूप परोस रही थी। मातेउस, मध्यस्थ, जो हेलेना के कंधे पर हाथ रखे हुए एक मूक समर्थन का संकेत दे रहा था। और हेलेना, टूटी हुई लेकिन मौजूद, अपने चुनावों के परिणामों का सामना ऐसी गरिमा के साथ कर रही थी जिसकी यूलालिया को उम्मीद नहीं थी। अब क्या होगा? हेलेना ने आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। अब हम इंतजार करते हैं कि पुलिस रोजेरियो को ढूंढ ले, मातेउस ने जवाब दिया, और आशा करते हैं कि वे कम से कम पैसे का कुछ हिस्सा वापस पा सकें।
और अगर वे नहीं पा सके तो? हेलेना की आवाज कांप गई। तब हम इससे निपटेंगे, यूलालिया ने दृढ़ता से जवाब दिया। किसी न किसी तरह हम एक रास्ता ढूंढ लेंगे। मैं वादा करती हूं कि मैं हर पैसा चुकाऊंगी, माँ। हेलेना ने सीधे यूलालिया की ओर देखा। आंसुओं के बीच दृढ़ संकल्प चमक रहा था। मैं अपार्टमेंट बेच दूंगी, फिर से काम करना शुरू करूंगी, जो भी जरूरी हो करूंगी। हम भी मदद करेंगे, कार्ला ने जोड़ा, सभी को चौंकाते हुए। हम माँ को बुढ़ापे में असहाय नहीं छोड़ सकते। यूलालिया ने अपने सीने में भावनाओं की लहर महसूस की। 3 दिन पहले वह अपनी बेटी को पुलिस में रिपोर्ट करने के लिए तैयार थी, खुद को धोखा दिया हुआ और छोड़ा हुआ महसूस कर रही थी। अब सभी संभावनाओं के विपरीत उसका परिवार वर्षों से अधिक एकजुट था। एक ऐसा मिलन जो दर्द में गढ़ा गया था, यह सच है, लेकिन फिर भी एक मिलन। मेरे पास अभी भी अपार्टमेंट है, उसने तनाव कम करने की कोशिश करते हुए कहा। और मेरी पेंशन, मैं भूखी नहीं मरूंगी। लेकिन आपकी बचत, हेलेना ने शुरू किया। पैसा आता जाता रहता है, बेटी, यूलालिया ने उदासी से मुस्कुराते हुए कहा। जो मायने रखता है वह यह है कि हमारे पास अभी भी एक दूसरे है। उस रात, कई वर्षों में पहली बार, यूलालिया के तीनों बच्चे उसके घर में सोए। कार्ला लिविंग रूम के सोफे पर, मातेउस अतिथि कमरे में, और हेलेना माँ के साथ बिस्तर पर, जैसे वह बचपन में बुरे सपने देखने पर किया करती थी। अंधेरे में लेटे हुए, अपने बगल में सोई हुई बेटी की अब नियमित सांसों को सुनते हुए, यूलालिया ने एक ऐसी शांति महसूस की जिसे वह अब पाने की उम्मीद नहीं करती थी। उसने अपनी बचत खो दी थी, यह सच है, लेकिन शायद उसने कुछ और भी अधिक मूल्यवान वापस पा लिया था, अपना परिवार। 6 नई शुरुआत। आने वाले महीने कठिन थे, लेकिन प्रकाशमान भी। रोजेरियो के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसे उरुग्वे जाने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था और अब वह कई धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहा था। हालांकि पूरा पैसा वापस पाने की संभावनाएं कम थीं। इसका बड़ा हिस्सा पहले ही खर्च हो चुका था या विदेशी खातों में स्थानांतरित किया जा चुका था। हेलेना, अपना वादा निभाते हुए, रोजेरियो के साथ साझा किए गए अपार्टमेंट को बेच दिया और अस्थायी रूप से अपनी मां के घर चली गई। उसने एक चिकित्सा क्लिनिक में प्रशासनिक सहायक के रूप में नौकरी पाली। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में उसकी योग्यताओं से बहुत नीचे की स्थिति, लेकिन उसने बिना शिकायत के इसे स्वीकार कर लिया। आवश्यक खर्चों के बाद वह जो भी पैसा कमाती थी, वह यूलालिया के नाम पर एक बैंक खाते में जाता था। चोरी किए गए पैसे की, चाहे धीरे धीरे ही सही, भरपाई करने का एक प्रयास। कार्ला और मातेउस भी, यूलालिया के विरोध के बावजूद, मासिक रूप से योगदान देते थे। यह न्याय का मामला है, वे जोर देते थे। हम एक परिवार हैं। एक रविवार की दोपहर, टकराव के 6 महीने बाद, परिवार यूलालिया के घर पर एक दोपहर के भोजन के लिए इकट्ठा हुआ। यह एक साप्ताहिक अनुष्ठान बन गया था, कुछ ऐसा जो वे वर्षों से नहीं करते थे। जब वे यूलालिया द्वारा तैयार फेजोआदा खा रहे थे, तो वे बीते हुए सप्ताह के बारे में बात कर रहे थे। मेरे पास एक समाचार है, हेलेना ने शर्मीली होकर घोषणा की। क्लिनिक मनोविज्ञान विभाग खोल रही है, और उन्होंने मुझे समन्वय का प्रभार संभालने के लिए आमंत्रित किया है। यह शानदार है, बेटी, यूलालिया ने मुस्कुराया, लंबे समय में पहली बार वास्तव में खुश। इसका मतलब होगा वेतन में काफी वृद्धि, हेलेना ने जोड़ा, जिसका मतलब है कि मैं अपना मासिक योगदान बढ़ा सकती हूँ। हेलेना, तुम्हें सिर्फ मुझे पैसे लौटाने के लिए काम से अपनी जान नहीं देनी है, यूलालिया ने कहा। हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। यह सिर्फ इसके लिए नहीं है, माँ, हेलेना शर्मीली मुस्कुराई। मुझे वहाँ काम करना पसंद है। यह महसूस करना कि मैं अपनी योग्यता से कुछ बना रही हूँ, यह मुक्तिदायक है। यूलालिया ने अपनी बेटी को ध्यान से देखा। हेलेना में एक नई शक्ति थी, उसकी आंखों में एक ऐसी चमक जो उसने लंबे समय से नहीं देखी थी। दर्द और अपमान दृढ़ संकल्प और आत्मखोज में बदल गए थे। मेरे पास भी एक समाचार है, कार्ला ने बीच में रोका। मुझे कंपनी में क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया है। कार्ला,
यह कितना अद्भुत है, मातेयुस ने उत्साहित होकर कहा। इसके लिए एक जश्न बनता है। जब वे अपने गिलास उठा रहे थे, यूलालिया ने कृतज्ञता की एक लहर महसूस की। धीरे धीरे उसके खाते में लौटते पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों में देखे जाने वाले परिवर्तन के लिए। वह संकट जो परिवार को हमेशा के लिए नष्ट कर सकता था, अप्रत्याशित तरीकों से उसे मजबूत कर दिया था। और तुम, मातेयुस, कोई समाचार? यूलालिया ने बेटे की ओर मुड़कर पूछा। वास्तव में, हाँ, उसने जवाब दिया, थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। मुझे पुर्तगाल में काम करने का प्रस्ताव मिला है। लिस्बन में कंपनी की शाखा में 2 साल का अनुबंध। एक क्षणिक मौन मेज पर छा गया। और तुम स्वीकार करोगे? आखिरकार कार्ला ने पूछा। मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है। मातेयुस ने अपनी माँ की ओर देखा। मैं अब आप लोगों को छोड़ना नहीं चाहता, जब सब कुछ अभी भी समायोजित हो रहा है। मातेयुस, यूलालिया ने अपने बेटे के हाथ को छुआ। मेरे आधार पर पेशेवर निर्णय मत लो। मैं ठीक हूँ। हमारे पास यहाँ कार्ला और हेलेना है। अगर यह एक अच्छा अवसर है, तो तुम्हें इसका फायदा उठाना चाहिए। माँ सही है। हेलेना ने सहमति व्यक्त की। हम जो हुआ उसके कारण अपना जीवन नहीं रोक सकते। यह रोजेरियो को हम पर और अधिक शक्ति देना होगा। मातेयुस मुस्कुराया, स्पष्ट रूप से राहत महसूस करते हुए। मेरे पास अभी भी निर्णय लेने के लिए 1 महीना है। लेकिन समझने के लिए धन्यवाद। दोपहर के भोजन के बाद, जब कार्ला और मातेयुस बर्तन धो रहे थे, हेलेना और यूलालिया छोटे बरामदे पर बैठ गए जो सड़क की ओर खुलता था। देर शाम का सूरज पड़ोस को सुनहरी और नरम रोशनी से नहला रहा था। माँ, हेलेना ने हिचकिचाते हुए शुरू किया, मैंने कभी भी ठीक से माफी नहीं मांगी। सब कुछ के लिए। यूलालिया अपनी बेटी की ओर मुड़ी, आश्चर्य से। हेलेना, तुमने अपना पश्चाताप हजारों तरीकों से दिखाया है। यह सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। हेलेना ने अपने निचले होंठ को काटा। यह आप पर संदेह करने के लिए है। आपको हेरफेर करने की कोशिश के लिए। आपके बारे में वे भयानक बातें कहने के लिए कि आपने कभी मुझसे सही तरह से प्यार नहीं किया। यूलालिया ने अपना दिल सिकुड़ते महसूस किया। बेटी, नहीं, मुझे समाप्त करने दे। हेलेना ने गहरी सांस ली। सब कुछ होने के बाद, मैं सोच रही थी कि कैसे मैं हमेशा परिवार में अलग थलग महसूस करती थी। कैसे मुझे लगता था कि आप और पापा मातेयुस और कार्ला को वरीयता देते थे। और मैंने महसूस किया कि इसमें से बहुत कुछ मेरे द्वारा ही बनाया गया था। यूलालिया चुपचाप सुनती रही, अपनी बेटी को अपने विचारों को व्यक्त करने देती हुई। छोटी उम्र से, मैं सबसे ज्यादा मांग करने वाली, सबसे ज्यादा नाटकीय थी। मुझे हमेशा अधिक ध्यान, अधिक प्रशंसा, अधिक चीजें चाहिए थीं। और जब मुझे वह नहीं मिलता था जो मैं चाहती थी, तो मैं इसे अस्वीकृति के रूप में समझती थी। हेलेना ने अपना सिर हिलाया, जैसे वह अपने आप से बात कर रही हो। रोजेरियो के साथ भी ऐसा ही था। मैं सभी को यह साबित करना चाहती थी कि मेरी एक आदर्श शादी है, एक सफल पति है, कि मैंने स्पष्ट संकेतों के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। हम सभी गलतियां करते हैं, हेलेना। यूलालिया ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया। मैं भी पूर्ण नहीं थी। शायद मैं तुम्हारे साथ अधिक धैर्यवान, अधिक भावनात्मक हो सकती थी। नहीं, माँ, आप हम सभी के साथ एक जैसी थीं। मैं ही अलग तरह से व्याख्या करती थी। हेलेना उदासी से मुस्कुराई। आप जानती है, मेरे मनोवैज्ञानिक के साथ सत्रों में, हम इस पर बहुत काम कर रहे हैं कि मैं कैसे अपनी असुरक्षाओं को दूसरों पर प्रक्षेपित करती थी। यूलालिया ने गर्व की एक लहर महसूस की। उसकी बेटी न केवल वित्तीय नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रही थी, बल्कि ईमानदारी और साहस के साथ अपने भीतर भी देख रही थी। मुझे तुम पर बहुत गर्व है, हेलेना। सच में। हेलेना ने अपनी माँ का हाथ दबाया, आंखें भर आईं। मैं आपसे प्यार करती हूँ, माँ, और मैं वादा करती हूँ कि किसी न किसी तरह मैं इस सब की भरपाई करूंगी। तुम पहले से ही भरपाई कर रही हो, बेटी। पैसे से नहीं, बल्कि अपने परिवर्तन से, अपने साहस से। दोनों महिलाएं एक क्षण के लिए चुप रहीं, क्षितिज पर डूबते सूरज को देखते हुए।
तुम्हें मातेयुस की नई खबर कैसी लगी? हेलेना ने आखिरकार पूछा। मुझे लगता है कि यह उसके लिए एक शानदार अवसर होगा, लेकिन क्या आपको अकेले रहने का डर नहीं है? यूलालिया मुस्कुराई। हेलेना, मेरी उम्र 78 साल है। मुझे नहीं पता कि मैं इस दुनिया में और कितना समय रहूंगी। और इस सब से मैंने जो एक चीज सीखी है, वह यह है कि जीवन डर के साथ जीने के लिए बहुत छोटा है। और आपकी योजनाएं, इटली की वह यात्रा जिसके बारे में आप और पापा हमेशा सपना देखते थे, शायद एक दिन। यूलालिया ने कंधे उचकाए। फिलहाल मैं तुम तीनों को पास पाकर खुश हूं, यह पता लगाकर कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम वास्तव में एक परिवार है। हेलेना ने अपना सिर अपनी मां के कंधे पर रखा, एक ऐसा इशारा जो उसने किशोरावस्था के बाद से नहीं किया था। पता है, मां, मुझे लगता है कि अंततः हमने खोने से ज्यादा पाया है। यूलालिया ने पिछले कुछ महीनों में जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचा। धोखा, दर्द, क्रोध, लेकिन साथ ही मेलमिलाप, विकास, पुनर्मिलन। और उसने महसूस किया कि किसी तरह उसकी बेटी सही थी। तुम सही हो, हेलेना। कभी कभी हमें जो वास्तव में मायने रखता है, उसे पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जैसे जैसे सूरज पूरी तरह से डूब गया, आकाश को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग देते हुए, यूलालिया ने एक ऐसी शांति महसूस की जो उसने वर्षों से अनुभव नहीं की थी। खोया हुआ पैसा बस वही था। पैसा, भौतिक, प्रतिस्थापित करने योग्य। जो उसने पाया था, अपने परिवार का वास्तविक मिलन, अपने बच्चों का व्यक्तिगत विकास, उस समय का मूल्यांकन जो उनके पास अभी भी एक साथ था, वह अतुलनीय रूप से अधिक मूल्यवान था। 7. उपसंहार, समय की फसल। 3 साल बीत चुके थे उस दुर्भाग्यपूर्ण दोपहर के बाद जब एउलालिया ने पता लगाया था कि उसकी बचत चुरा ली गई थी। तब से बहुत कुछ बदल चुका था। अब 81 वर्ष की उम्र में एउलालिया अपने 3 बच्चों और 5 पोते पोतियों को भोजन की मेज के चारों ओर एकत्रित देख रही थी। वे सभी कार्ला के घर पर थे। एउलालिया का जन्मदिन एक सादे लेकिन गर्मजोशी भरे उत्सव के साथ मना रहे थे। मातेयुस पुर्तगाल से केवल 2 दिन पहले ही वापस आया था, विशेष रूप से समारोह के लिए। उसका 2 साल का अनुबंध 1 और साल के लिए बढ़ा दिया गया था, और वह पहले से कहीं अधिक परिपक्व और संतुष्ट लग रहा था। हेलेना, जो अभी भी अपनी मां के साथ रहती थी, अपनी क्लिनिक की मुख्य समन्वयक बन गई थी और हाल ही में स्थानीय कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया था। कार्ला, हमेशा व्यावहारिक और कुशल, न केवल अपने करियर में सफल हुई थी, बल्कि भावनात्मक रूप से भी परिपक्व हुई थी, अपनी मां के जीवन में एक अधिक नियमित और स्नेहपूर्ण उपस्थिति बनकर। जहां तक रोजेरियो की बात है, उसे 8 साल की जेल की सजा हुई थी, न केवल एउलालिया के खिलाफ, बल्कि विभिन्न राज्यों में कई अन्य पीड़ितों के खिलाफ धोखाधड़ी के अपराधों के लिए। जैसी उम्मीद थी, पैसा कभी भी पूरी तरह से वापस नहीं मिला। मर्सिडीज की बिक्री के बाद केवल 60,000 रियाल वापस किए गए, जो पहले से ही कम मूल्य के थे। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जो वास्तव में मायने रखता था वह उनकी आंखों के सामने था। उनका परिवार एकजुट, पहले से कहीं अधिक मजबूत और सच्चा। दादी, केक का समय हो गया है। लूकास, सबसे छोटे पोते, मात्र 6 वर्ष के, ने घोषणा की। कार्ला चॉकलेट केक लाई, एउलालिया का पसंदीदा, 81 छोटी चमकती मोमबत्तियों के साथ। माँ, एक इच्छा मांगिए, हेलेना ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी माँ को उठने में मदद करते हुए। एउलालिया ने कांपती लौ को देखा, फिर अपने चारों ओर मुस्कुराते चेहरों को। वह क्या मांग सकती थी? उसके पास जो पहले से था, उसके अलावा वह और क्या चाह सकती थी? उसने संक्षेप में अपनी आंखें बंद कीं और मोमबत्तियां बुझाने से पहले अगुस्तो के बारे में सोचा। तुम सही थे, मेरे बूरे, उसने चुपचाप कहा। अंत में परिवार ही वह है जो वास्तव में मायने रखता है। और देखो, इतने तूफान के बाद हमने क्या फसल काटी है। एक ऐसी सांस के साथ जिसने उसकी ताकत से सभी को चौंका दिया, एउलालिया ने मोमबत्तियां बुझा दीं जबकि परिवार ताली बजा रहा था। बाद में, जब पार्टी समाप्त हो रही थी और पोते पोतियां कमरे के कोनों में सो रहे थे, हेलेना अपनी माँ के पास आई, जो खिड़की से शहर को देख रही थी। माँ, क्या सोच रही है?
मैं समय की फसल के बारे में सोच रही थी। बेटी, एउलालिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कि कैसे कभी कभी हमें कुछ कीमती खोना पड़ता है, ताकि हम समझ सके कि वास्तव में क्या अनमोल है। हेलेना ने अपनी माँ को कंधों से गले लगाया। आप हमेशा से सबसे बुद्धिमान व्यक्ति रही है, जिन्हें मैंने जाना है, तब भी जब मैं समझने के लिए बहुत युवा थी। यह बुद्धिमत्ता नहीं है, बेटी। यह केवल वह है, जो जीवन हमें सिखाता है, अगर हम सीखने को तैयार हों। एउलालिया ने प्यार से अपनी बेटी के चेहरे को छुआ। पता है, पिछले दिन मुझे एक कहावत मिली, जिसमें कहा गया था, समय वह क्षेत्र है जहां हम अपने कार्यों को बोते हैं और उनके परिणामों की फसल काटते हैं। यह सुंदर है और सच भी। हमें ही देखो। एउलालिया ने कमरे की ओर इशारा किया, जहां उसका परिवार छोटे समूहों में बातचीत कर रहा था। जब सब कुछ हुआ, तो लगा कि दुनिया का अंत आ गया है। धोखा, नुकसान, गुस्सा, शर्म। लेकिन देखो, 3 साल के बाद हमने क्या फसल काटी है। एक मजबूत परिवार, अधिक बुद्धिमान बच्चे, एक अधिक सच्चा जुड़ाव। हेलेना ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखें नम थीं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता अगर वह सब कुछ नहीं हुआ होता? अगर रोजेरियो ने कभी आपका पैसा नहीं चुराया होता? एउलालिया ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए विचार किया। शायद हम अभी भी अपने अलग अलग जीवन जी रहे होते। आप कभी कभी मुझसे मिलने आते, कर्तव्य के कारण। मैं अपना पैसा बैंक में रखती, एक ऐसी यात्रा के लिए दिन गिनती जो शायद कभी न होती। और तुम? एउलालिया ने अपनी बेटी का हाथ दबाया। तुम अभी भी एक खाली विवाह में फंसी होती, एक ऐसे आदमी के साथ जिसने तुम्हें कभी सच्चे दिल से प्यार नहीं किया। हेलेना ने एक छिपे आंसू को पोंछा। यह विडंबना है, है ना? मैंने एक पति खोया और आपने अपनी बचत खोई, लेकिन हमें बदले में इतना कुछ मिला। जीवन शायद ही कभी हमें वह देता है जो हम चाहते हैं, हेलेना, लेकिन अक्सर हमें वह देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। दोनों महिलाएं एक पल के लिए चुप रहीं, खिड़की के पार रोशनी से जगमगाते शहर को निहारते हुए। अंत में हेलेना ने पूछा, और माँ, मोमबत्तियां बुझाने से पहले आपने क्या इच्छा मांगी थी? एउलालिया ने रहस्यमय रंग से मुस्कुराते हुए कहा, इच्छा के बारे में नहीं बताया जाता, बेटी, वरना वह पूरी नहीं होती। लेकिन सच्चाई यह थी कि एउलालिया ने कुछ भी नहीं मांगा था। वह कैसे मांग सकती थी? उस पल में, जन्मदिन के केक के सामने बैठी, उस परिवार से घिरी हुई जिसे वह लगभग खो चुकी थी और जो अब पहले से कहीं अधिक करीब था, उसने महसूस किया कि उसके पास पहले से ही सब कुछ था जो वह चाह सकती थी। 81 साल के जीवन के बाद, उसकी फसल उससे कहीं अधिक समृद्ध निकली थी जितनी उसने कभी कल्पना की थी। पैसे में नहीं, जो आता है और जाता है, बल्कि कुछ ऐसे में जो अनंत रूप से अधिक मूल्यवान है। एक परिवार का सच्चा प्यार जिसने सबसे कठिन तरीके से एकता, ईमानदारी और क्षमा के अर्थ को सीखा था। और यह एउलालिया जानती थी, ऐसी चीज थी जिसे कोई भी चोर, चाहे वह कितना भी चालाक हो, कभी नहीं चुरा सकता।